अच्छा, तो जैसे हमने बात की ही है कि पाकिस्तान के लोग, हमारी हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड हम अपने जो नेक्स्ट गेस्ट को बुलाने वाले हैं वो हमें हिस्ट्री पे और इंसाइट देंगे। और उनके लिए मैं एक शेर भी पढ़ना चाहूँगी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमामत का। मुबश्शिर मचाया। सर आपने बोला था आप टीचर्स को नहीं टोक। मैं सर को टोक सकता हूँ, सर नहीं, सर मैं टोक सकता हूँ। तो आप लोग सबको पता ही होगा कि हम आज किस टॉपिक पे जो है वो बात करने वाले हैं। 6 सितंबर 1965 एक बहुत तारीख का अहम दिन था हमारे उसमें हिस्ट्री में, क्योंकि जो है वो 1965 में आपको पता है कि हमारे जो नौजवान ने जो है वो लाहौर को कैप्चर होने से किस तरह बचाया है। और उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम तारीख पे जाएं। मैं तो उस वक्त ज़िंदा नहीं था, लेकिन मेरी दादी ने मुझे बताया और मैं एक में रिलेट करूँगा। एक मैं अपना बताऊँगा। मैं लिबिया में एक मैं बताऊंगा अपनी दादी का, जो मेरी दादी ने मुझे बताया कि उस पर क्या माहौल था। और एक मैं बताऊंगा 2012 में मैं लिबिया में रहता था, तो वहाँ पे भी जंग का समा था। तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि किस तरह जो है एक जंग, तो एक खौफ, मेरी दादी ने बताया कि किस तरह एक खौफ की फ़िज़ा थी और हर सिविलियन जो है वो चाहता था कि हम जो है जाके लड़ें। लोगों ने अपने इलाके में फोर्सेस बनाई हुई थी, क्योंकि खदशा था कि रात को इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो उससे उतर के लाहौर पे कब्ज़ा करने हैं। तो लोग किस तरह अपनी जान माल की हिफाजत को छोड़ के छतों पे खड़े होते थे और रात को पहरा डाल के बैठे होते थे कि लाइट बंद हो जाती है। आप लोगों को पता होगा जब इस तरह का अटैक होता था, रात को 8 बजे के बाद लाइटें जो हैं वो ऑफ हो जाती हैं। तो एक किस तरह की फ़िज़ा थी। हमें अपने नौजवानों का शुक्र अदा करना चाहिए कि क्या जज्बा होगा कि उन्होंने जो है वो उस वक्त इतनी छोटे से कम लोगों ने जो है वो लाहौर को कैप्चर होने से बचाया। जबकि मैं एक पर्सनल इंसिडेंट बताऊं तो मैं लिबिया में रह चुका हूं, वहाँ पे भी अमेरिका ने इन्वेड किया था। तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर आर्मी इंटैक्ट नहीं हो और स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो एक बहुत रिसोर्सफुल वो था, एरिया था, कंट्री था, और कदाफ़ी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उनकी आर्मी इंटैक्ट नहीं थी। तो फ़ौरन से जैसे ही अमेरिका ने इन्वेड किया, लीबिया को पता होगा जब अरब रेवोल्यूशन आई थी 2012 में, ट्यूनिस भी हो गया, इजिप्ट भी हो गया, सब जो है वो फेल हो गई। उसके बाद जो है मैं आगे भी बात बताना चाहूँगा कि वॉर ऑन टेरर, जिस तरह हमने 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में जो हिस्सा लिया, तो उसके बाद कितने ऐसे मुल्क होते हैं कि जिन पे इतनी दहशतगर्दी हुई, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस, और मैं पाकिस्तानी फ़ोर्स को सलाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम अभी फाइनेंशियल क्रंच में है, लेकिन उन्होंने हमें दहशतगर्दी से निकाला। क्या ज़माना होता था सबको पता है, 2008 से लेकर 2012 तक के रोज़ धमाके हो रहे हैं, रोज़ सब हो रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि एक इदारों का इंटैक्ट होना कितना ज़रूरी है। इदारे अगर इंटैक्ट नहीं होंगे तो आपने देखा ना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे मेरिट नहीं है, पॉलिटिक्स आ चुकी है। लेकिन आर्मी जितना भी बोलें, इतनी भी हम बुराई करें, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आर्मी जो है वाहिद इदारा है हमारे मुल्क में जो भी इंटैक्ट है। तो जब तक इदारे इंटैक्ट नहीं होंगे फौजें नहीं बचती हैं। और क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि जर्मनी और जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो फेल हो चुकी थी, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इदारे इंटैक्ट तो 10 साल बाद खुद ही खड़े हो गए। तो इदारों का इंटैक्ट होना कितना ज़रूरी है। तो मैं एक हिस्ट्री में एक बात लेना चाहूँगा कि 610 में जब जो है क्या कहते हैं नबी को जो है वो मिली, क्या कहते हैं नबूवत मिली, तो सिर्फ 620 में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, सिर्फ 40 लोग, तो 10 साल में। लेकिन अगले 20 साल में 2 सुपर पावर, यारमुक और कुदसिया में, बैजेंटाइन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी जो हैं वो किस तरह घुटने टेक गए, और किस तरह बटे हुए लोग आपने देखा क्या कहते हैं अरब के जो है बटे हुए लोग जो हैं वो किस तरह हमारे नबी ने उनको जोड़ दिया। वहाँ पे औरतों के हुकूक, मैं कल ही सुन रहा था, औरतों के हुकूक नहीं थे, औरतों को ज़मीन में जो है वो दफना दिया जाता था। किस तरह अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने जो है वो औरतों को किस तरह के हुकूक दिए, कि औरतों की इज़्ज़त की उन्होंने, कि किस तरह जाहिल अरब कौम को इन्होंने एक इंटैक बनाया, और किस तरह मदीना की रियासत में जो है वो हर बंदा उसकी तरक्की में स्टेक बन गया। और कभी आप हिस्ट्री में देख लें, कभी इस तरह नहीं हुआ
कि इतने थोड़े से टाइम में 2 सुपर पावर जो हैं वो घुटने टेक गई हों और इमामत की हो किसी उसने। और कभी इतनी थोड़े टाइम में ये भी नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े लीडर्स पैदा हुए। खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, इतने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इतने थोड़े टाइम में पैदा हुए। लेकिन हमें एक चीज़ सीखने को भी मिलती है कि हमें हार नहीं माननी है। इतने बड़े, हम तो उनकी जूते के बराबर भी नहीं है, लेकिन इतने अजीम लीडर भी जब 10 साल उन्होंने जब वो की जद्दोजहद की तो 40 लोग मुसलमान हुए। तो उससे हमें सबक क्या मिलता है कि हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है। लेकिन अगले 20 साल मदीना की रियासत के स्टार्टिंग के 5 साल भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। और मैं एक और इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि इदारे हमारे नबी ने इंटैक्ट किए। हमारे नबी ने जो है वो रोडें नहीं बनाई, हमारे नबी ने ब्रिजेस नहीं बनाई। जब इदारे इंटैक्ट हो जाते हैं ना तो खुद ही सब होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स में 636 और 638 में जो है वो 2 सुपर पावर जो है वो घुटने पर टेक गई। तो क्या किया उन्होंने, हर इदारे को जो हर इंसान जो है वो रियासत मदीना की ग्रोइंग में स्टेक बन गया। तो हमें पाकिस्तान में भी इसी तरह करना है कि पाकिस्तान में जब एक मजदूर जो है, एक छापड़ी वाला जो है वो जब काम कर रहा हो तो वो तो बोले कि चलो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम मेरा जो बच्चा है कम से कम वो तो अच्छी तालीम लेके ऊपर पहुँच जाए। या अगर कोई जुल्म कर रहा है तो कम से कम अदालत मुझे इंसाफ तो देगी। या फिर क्या कहते हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल तो होगा जहाँ पे मेरा बच्चा जो इलाज कर पाए कि चलो मैं तो अगर क्या कहते हैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो आगे जाके तभी जो है वो एक मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है। इस तरह नहीं होता कि थोड़े से लोग अमीर हो जाएं और फिर बाकी जो हैं वो उन्हीं के जो अमीर लोग हैं बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, बाहर इलाज करें और जो हम क्या कहते हैं हम जैसे लोग हैं वो मर रहे हों। तो ऐसा तो इस तरह तो कौमें तरक्की नहीं करती हैं। और यही वजह है कि हम पाकिस्तानी जो है वो स्टेक नहीं बन रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की में। ऐसा ही है, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब तक एक नेशन नहीं बनेगी ना, ब्रिजेस बनने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने से जो है वो मुल्क नहीं बनते। मुल्क बनते जब इदारे स्ट्रांग होते हैं, जब एक कौम बनती है। जब कौम बनेंगी तो खुद ही जो है वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा बोल। तो ये एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमें जो है वो एक कौम बनना है। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, एक स्टेक नहीं बनेंगे, हम देखना पाकिस्तान लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोग छोड़ छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने निज़ाम इस तरह बनाया हुआ है कि एफिशिएंसी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहीं से लोग बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। अगर सिर्फ 2 चीज़ें पाकिस्तानी मुल्क में हो जाए ना, एफिशिएंसी और वो हो जाए, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए, और सिर्फ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हो, थोड़ा सा ही प्लेटफॉर्म हो ना। आप देखिए इतने हमारे सामने इतने वंडरफुल टीचर सर उमर खान और सर असद बैठे हुए हैं, और इतने बड़े बड़े सर मुझे सॉरी जितने सर आप भी बैठे हुए हैं, सर बंदिशा, हाँ मिस शफक बैठी हुई हैं, आप सर बंदिशा भी है, सॉरी सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और सारे एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो तरक्की करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। किसी का नाम नहीं लिया तो दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हम सबका यही होना चाहिए कि चलें बाहर जाएं, 10 साल रहें, मैं भी बाहर जाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान की तरक्की करें, क्योंकि हमारे मुल्क जैसा कोई और मुल्क नहीं है। लोगों ने देखा होगा, लोग घूमे हुए बाहर, सब आप लोग घूमे हुए बाहर, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में हर वो चीज़ें, हर तरह के मौसम है, हर तरह के जो है वो लेवलिंग क्या कहते हैं ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे पूरे साल जो है वो काश्तकारी हो सकती है। डीप सी पोर्ट है, चाइना ने आके पोर्ट पे जो है हमारे वो उसको लीज़ किया हुआ है, तो कोई बड़ी बात होगी ना हमारे पोर्ट की, इसीलिए लीज़ किया हुआ है। पूरा समंदर जो है 12 साल जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है। तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि बस हमारा जो जीना मरना है वो हमारा नहीं तो चलो मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं इसी के साथ ऊपर जाऊँगा, इसी के नीचे जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो थोड़ा सा स्टार्ट से चलता हूँ। आई मीन व्हेन आई यूज्ड टू बी चाइल्ड, पढ़ते थे अपने मार्टिर्स के बारे में, तो वन ऑफ देम इंस्पायर्ड मी अ लॉट चाइल्डहुड लेवल पे, एंड ही वाज राशिद मिन्हाज। तो राशिद मिन्हाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे मैं कनेक्ट कर पाता था। इनफैक्ट आई यूज्ड टू लिव फार नॉर्दर्न साइड ऑफ कराची, एंड जब हम नानी के घर पे जाते थे तो नानी रहती थी शाह फैसल कॉलोनी, एंड वी हैव टू गो थ्रू द रोड विच इज़ नोन एज राशिद मिन्हाज रोड। तो अपने दोस्तों को जाके बताते थे, भाई तमीज़ से, हल्के से, मैं राशिद मिन्हाज रोड से जा रहा हूँ। तो इसके अलावा मैंने उनको काफ़ी टाइम से, आई मीन बचपन से ही फॉलो किया है।
सो बचपन में ही वॉज अ गुड आई मीन स्टूडेंट, पढ़ते भी अच्छा थे, ओ लेवल्स किया था उस ज़माने में, एंड आई थिंक सेंट पैट्रिक से ओ लेवल्स किया था. सो अपार्ट फ्रॉम दैट बचपन से उनको शौक था यार प्लेन उड़ाने का, एंड सिंस उन्होंने उसको फॉलो किया विद हार्ट एंड सोल तो वो पायलट बने भी. एंड ही इज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टर्स जिन्होंने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो है क्या कहते हैं शहादत पाई थी. सो उनका भी यही है कि आई मीन ही वॉज हैविंग सम स्ट्रगल्स. उनके शायद को पायलट थे मतियूर रहमान. सो ही वॉज लाइक आई मीन वो उस प्लेन को इंडिया की तरफ लेकर जाना चाहते थे. एंड ही आई मीन वो होता है ना एक आपकी डिसीजन पावर होती है, उन्होंने अपनी डिसीजन पावर का इस्तेमाल किया एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने वो प्लेन जो है वो क्रैश किया. एंड वहाँ से मतियूर रहमान को बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर हिज कंट्री, एंड यहाँ से राशिद मिनाज को दोनों को अपनी अपनी कौमों में जो है एक बड़ा लाइक इन्हें निशान हैदर मिला. उन्हें आई एम नॉट श्योर कौन सा वो पॉइंट था जो मिला था. खैर तो राशिद मिनाज ने जो है ना मुझे बड़ा इंस्पायर किया था शुरू से. एंड फ्रॉम हिम आई गॉट टू लर्न के दो यू आर यंग यू नो व्हाट आर द गुड साइड्स व्हाट आर द बैड साइड्स, आपको किसकी तरफ होना है. आई मीन वो सोच सकते थे यार मैं तो अभी यंग हूँ, मैं बचपन से एक पायलट बनना चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आगे और भी फ़्लाइट मिलेंगी. बट उनके माइंड में यही था कि यार एक कंट्री जो है ना उस पर सेक्रीफाइस नहीं करना. सो इसी जर्नी में आई केम थ्रू वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज ओवर पाकिस्तान जो आई थिंक अब यूट्यूब पे अवेलेबल हों, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो उसका नाम है आज़ाद पाकिस्तान. तो आज़ाद पाकिस्तान में उन्होंने पूरी जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच पाकिस्तान की दिखाई है. एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की कितनी मर्ज़ी शामिल थी पाकिस्तान के बनने में. सो आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द एपिसोड जिसमें 1965 वॉर ऑफ डिफेंस वॉर की बात हो रही थी. तो वहाँ पर कुछ लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है इन दैट डॉक्यूमेंट्री. So some people were, I mean, talking about the things which they saw from their own eyes. और या फिर उनके दादा ने देखी, उनकी दादी ने देखी. So some time ago, I was in Lahore due to my personal works. So मेरा इत्तेफाक हुआ कि मेरा एक स्टूडेंट वहाँ पे निकला जिसकी बिना पर मैं पुराने मोहल्ले की तरफ गया. एंड अचानक वो बात क्लिक हुई मेरे माइंड में कि यार जाके देखा तो जाए, फर्स्ट हैंड नॉलेज ली तो जाए कि वाकई ऐसा हुआ था जो डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया है. तो ही कनेक्टेड मी विद वन ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स. उन्होंने बताया दैट जो टैंक्स हमारे पास थे, जो निदा बात कर रही थी, जो टैंक्स हमारे पास थे दे वर नॉट एफिशिएंट इनफ. तो what the soldiers used to do, अल्लाह का नाम लेते थे एंड फायर करते थे. एंड द रेंज जो ऑप्टिमल रेंज थी उससे ज़्यादा आगे वो टैंक्स खड़े हुए थे, वो उनको हिट करते थे. सम ऑफ दी आई मीन जो सम ऑफ दी आई मीन क्या कहते हैं फाइटर प्लेन के जो पायलट्स थे उन्हें कैप्चर कर लिया गया था. और कैप्चर करके वहाँ के लोगों ने दो उस वक्त तो बड़ा गुस्सा थे, लेकिन थोड़े फ़नी अंदाज में बता रहा हूँ, उन्होंने पूछा यार कैसा पायलट है तू, इतने सारे लोग खड़े में एक के ऊपर बम नहीं गिरा रहा तू. आई मीन यू हैड वन जॉब टू डू ब्रो. सो उसने बोला यार मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था, नीचे कौन खड़ा हुआ था जो हमारे ऊपर आग के गोले बरसा रहा था वाइट कपड़ों में. तो दे वर लाइक हम में से तो कोई नहीं था. somehow I mean उसको उसकी दादी ने रिलेट किया कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों की मदद आई थी. सो आई मीन सीन्स वर सो आई मीन वो रोना शुरू हो गई उस वक्त. एंड आई वाज लाइक यार जो भी मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा है दैट इज़ रियल. बस हमें पता नहीं है वो उस पर्टिकुलर जगह जो वाघा बॉर्डर के करीब, आई एम नॉट श्योर वो वाघा बॉर्डर था क्या था, उसके करीब जो लोग रहते थे उन्होंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा है ये. दैट इज़ हाउ इट टॉट मी, इट टीचेज अस कि पाकिस्तान के बनने में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मर्जी शामिल थी. और इतनी बड़ी मर्जी के आगे हम इतने खूबसूरत मुल्क को इस तरह नीचे तो नहीं जाने दे सकते. तो वी हैव टू डू, जैसे मुबश्शिर ने कहा, कहाँ है मुबश्शिर, खो गया मुबश्शिर. मुबश्शिर ने जैसे कहा कि इदारों को इंटैक्ट करना है, डिसिप्लिन बनानी है, कौमें बनानी है. दैट इज़ हाउ वी विल फ्लोरिश इंशाल्लाह. थैंक यू.
अच्छा, वैसे जो मैं बात करने लगा हूँ ये फर्स्ट सेगमेंट से ज़्यादा कनेक्ट करती, लेकिन आई गॉट लेट और इसीलिए मैं शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के भागम भाग आया हूँ. सॉरी फॉर दैट, सॉरी सर असद. तो स्पेशली हसनैन ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना एंटरटेनमेंट का, उसके बाद शूज़ में फिल इन करना बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत सीरियस बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टफ के पेट्रियटिज्म क्या होता है. अब पेट्रियटिज्म को हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं पेट्रियटिज्म का मतलब ये है कि जहाँ वेयर एवर यू लिव उससे अंधी मोहब्बत करनी है आपको. जो 10 साल पहले पाकिस्तान में था, दैट्स कॉल्ड जिंगोइज्म. जिंगोइज्म का मतलब ये होता है मुल्क ख़राब है, नहीं फिर भी दिस इज़ द बेस्ट, ब्लीड ग्रीन, नंबर 1, वो वाला जो माइंडसेट होता है. आज से 10 साल पहले आप इंडिया की किसी जायज़ बात पे भी तारीफ़ करते थे तो कमेंट क्या आता था? इतना पसंद है तो वहीं चले जाओ. अब आपने चेंज देगा, सीधे हो गए सब या नहीं हुए? नज़र आ गया ना. तो पॉइंट ये कि बुनियाद बहुत ख़राब है हमारे यहाँ. प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स उसमें बहुत गड़बड़ है. अब बहुत हार्ड हिटिंग बात है ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. मुसब रिकॉर्ड नहीं करो यार, घर जाना है मुझे अपनी गाड़ी में. क्या कर रहे हो? ब्लैक वीक में घर थोड़ी जाना है. एक मीटिंग हो रही थी, 1950s की बात है. अमेरिका ने हमें कुछ सेरामिक्स का सामान गिफ्ट किया, बड़े अच्छे अच्छे उसमें मॉडर्न किस्म के वो वॉश बेसिन्स और WC और कमोड्स वगैरह ना. तो यहाँ मगरबी पाकिस्तान में हमारे कैपिटल इधर कराची कैपिटल होता था, तो मीटिंग चल रही थी कैबिनेट की कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगवा देते हैं. सही है, सब ने डिसाइड कर लिया इस ऑफिस में, इस ऑफिस में, इस ऑफिस में, इतने डब्बे इधर, इतने डब्बे. एक बेचारे वजीर ने आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, सर थोड़ा सा ज़रा उधर मशरक़ी पाकिस्तान भी अगर भिजवा दें तो एक वज़ीर ने वहीं पे कहा कि अरे दफ़ा करो उनको, वो लोग तो दरख्तों के पीछे बैठ के कर लेते हैं, मसले वाली बात नहीं. और सारे वज़ीर तालियां मार मार के हंसना शुरू हो गए. 24 साल तक आपने उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया, ठीक है. और आप बात करते हैं कि भाई वो जो आजकल बड़ा अच्छा चीज़ें, इससे बहुत फ़र्क आया है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. जैसे किसी ने कहा ना कि भाई कायद आज़म ने कहा था नो, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान. तो किसी ने इसका जवाब दिया था, भाई कायद आज़म का ये कोट था, चैलेंज नहीं था कि करके दिखा. हम तो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ हमने. सो एक्चुअल जो कायद का पाकिस्तान है वो 1971 में हमने बहुत कोशिशों से एफर्ट्स करके अंडू कर दिया है. मिलिट्री ऑफिसर्स की लिखी हुई बुक्स पढ़ें आप. बुक क्लब बनाओ यार असद भाई, यू आर मेकिंग इट. सैल्यूट एक बुक है, मेजर सिद्दीक सालिक एक राइटर है. वो लिखते हैं जब मैं लैंड हुआ वहाँ पे, उनकी ड्यूटी लगी 1968-67 की बात है ना, तो 3-4 साल बाकी थे टूटने में, लेकिन हालात बहुत ख़राब हो चुके थे. तो कहते हैं एक बंगाली कुली ने एयरपोर्ट पे मेरा सामान उठा के टैक्सी में रख दिया, तो मैं जेब में हाथ डालने लगा उसको कुछ पैसे देने के लिए. सो जो वहाँ का ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी का, उसने मुझे रोक दिया इशारे से और फिर बोला, गाली दे के बोला कि सर इनका तो काम ही हमारी खिदमत करना है, छोड़े छोड़े इनको पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने उनकी हाइट का मजाक उड़ाया कि उनकी हाइट कम होती है, हमने उनकी स्किन टोन का मजाक उड़ाया, उनकी फीड में मछली होती है तो हमने कहा इनमें से मछली की बदबू आती है. तो फिर वो नेशनलिज्म, वो कहाँ, वो इस्लामिक ब्रदरहुड कहाँ गया? 2 नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो तो अब टेक्निकली 3 नेशन थ्योरी बन चुका है. और जितना डिवाइड माशाल्लाह पाकिस्तान में, वो तो बहुत जल्दी 12 नेशन थ्योरी बनने वाला है, अल्लाह ना करे. सो आप कुछ भी कर लें, जब तक आप इन बेसिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक आप इन टॉपिक्स, आप हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद MM आलम? MM आलम कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा नाम है. जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, एयरफोर्स की दुनिया का आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 120 सेकेंड्स या पता नहीं कितने टाइम में ही सिंगल हैंडेडली शॉट डाउन 4 to 5 एयरक्राफ्ट्स. ठीक है, 6 एयरक्राफ्ट्स, अंदाज़ा लगाएं. ठीक है, यहाँ तक गुड न्यूज़ है, सब खुश हैं इस पर. आपको पता है 1971 में MM आलम को प्लेन नहीं उड़ाने दिया बिकॉज ही वॉज बंगाली, ताकि कहीं गद्दारी ना कर दे, कहीं वहाँ ना चला जाए. तो ये तो बताएं बच्चों को जब ये सब बातें पता होंगी. मैं ये नहीं कह रहा कि वो नफरत करना शुरू कर दें अपने मुल्क से, लेकिन वो सिस्टम को फिक्स करें. वो कहते हैं ना कि कुणाल कामरा को कौन कौन जानता है? कुणाल कामरा जो इंडियन स्टैंड अप, जो नहीं जानते जान लें जल्दी से, बहुत काम का आदमी है. तो उसने कहा था कि भाई MM मालूम को जाने आपको, कुणाल दोनों को आहिस्ता बारी बारी. तो कुणाल कामरा कहता है कि भाई पॉलिटिशियंस कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडियंस जो है वो पॉलिटिशियन करनी पड़ रही है, हमें क्या करें, ज़रूरी है. वो उसने पेट्रियटिज्म को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. उसने कहा पेट्रियटिज्म इज लाइक अ सर्विस, इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ. ठीक है,
वो कहता है भाई वोडाफोन की मैं सर्विस, आप यहाँ के सिनेरियो में जोंग बोल लो, मोबिलिंग बोल लो, अगर मैं वोडाफोन की सर्विस बाय करता हूँ और सर्विस ख़राब है तो मैं तो कंप्लेन करूँगा ना। ये थोड़ी बोलूँगा कि एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, अच्छे सिग्नल लिया, ओए चुप कर, वोडाफोन के बारे में एक लफ्ज़ बोला मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, ठीक है? नहीं। सो पेट्रियटिज्म इज़ लाइक अ सर्विस, यू गिव एंड इन रिटर्न यू शुड गेट समथिंग। पाकिस्तान में एक बहुत क्लीशे सेंटेंस बोला जाता है, ये नहीं बोलो मुल्क ने तुम्हें क्या दिया, तुमने मुल्क को क्या दिया। बिजली का बिल निकाल के देखो, 13 तरह के टैक्स दिए हैं, ठीक है? रेडियो टैक्स है, रेडियो सुनते हैं आप लोग, रेडियो टैक्स आपके बिजली के बिल में आ रहा है, टीवी टैक्स आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स दे दिए इस गरीब ने। एक बेचारी झाड़ू लगाने वाली मासी भी जो है वो भी जब जाके एक साशे खरीदती है ना पत्ती का तो उसमें वो टैक्स पे करती है। तो गरीब ने तो बहुत कुछ दे दिया मुल्क को, अनफॉर्चुनेटली जो है मुल्क से रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसमें मुल्क का कोई कसूर नहीं है। मुल्क तो बेजान मिट्टी और ईंटों का नाम होता है, ठीक है? इसमें कसूर है उस सिस्टम का। अभी हम शहीदों की बात कर रहे हैं, ठीक है? शहीद डेफिनेटली ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान की आप स्टोरी पढ़ें। एक अदील मिर्ज़ा करके एक बंदा है, कनाडा में रहता है, इसलिए इतना खुल के बातें कर लेता है। उसका भी एक पॉडकास्ट है, वो मैं रासत को लिंक दूंगा, तुम कोर वाले ग्रुप में पोस्ट करना। उसमें उसने बताया, कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम तो सुना है ना सबने, कारगिल में ये बंदा भाई अकेला उसने पूरी पोस्ट को डिफेंड किया, फिर ये लड़ते लड़ते वहाँ चला गया, गोलियाँ ख़त्म हो गई तो पुरानी राइफल्स के नीचे जो चाकू लगा होता है उससे लड़ते लड़ते इसने 4-5 सोल्जर्स उनके मार दिए, ठीक है? अब वो जो यूट्यूबर है उसने कहा है कि कर्नल शेर खान जिसको आपने निशाने हैदर दिया है उसके बारे में आपको पता कैसे चला? आपको ये बात पता है? हम छोड़ के आ गए थे उसको, हमने डिक्लेयर कर दिया था भाई नॉट फाउंड, बॉडी नॉट फाउंड, पता नहीं क्या इस तरह की बातें। ब्रिगेडियर बाजवा इंडियन आर्मी का, या उसने वहाँ से मैसेज भेजा कि भाई आपका एक सोल्जर है, बहुत बहादुर है, और उसने इंडियन मिलिट्री के लेटर हेड पे रिकमेंडेशन लिख के दी कि आपका जो हाईएस्ट अवार्ड है, और नीचे पूरी स्टोरी, द वे ही किल्ड माई सोल्जर्स, द वे ही डिफेंडेड, ठीक है? वो उसने पूरी कहानी लिख के दी और रिकमेंड किया कि आप इसको निशाने हैदर दें, और बॉडी रिस्पेक्ट के साथ फूलों से लदा के उसने जो है वो हमें हैंड ओवर की। तो ये शहीदों के को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना हमें। आखिरी बात, हसन निसार का एक छोटा सा शेर है, बहुत डीप है। इट गोज़ लाइक, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, अमीर शहर द पावरफुल, ठीक है, द रिच, गरीबों को लूट लेता है। 2 रीजंस बताएगा अगले उसमें वर्स में, कभी बहीलाए मजहब, कभी बनामे वतन। कभी वो आपसे कहेगा भाई चीनी महंगी है, कोई बात नहीं, इस्लाम खतरे में, तो गरीब बोलेगा यार इस्लाम खतरे में, सही है यार चीनी महंगी खरीद लेते हैं। पेट्रोल 305 हो गया लेकिन ब्रो इस्लाम खतरे में, चल यार इस्लाम के लिए कुर्बानी देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ऑन द अदर हैंड वतन वाला भी हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है, ठीक है? गरीब रो रहा है, गरीब रो रहा है, बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और इंडिया मारेगा। ओ भाई इंडिया ने बहुत ख़तरनाक आर्मी बना ली है, इंडिया ने ये वेपन ख़रीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इंडिया मारेगा भाई, कोई बात नहीं, महंगी चीज़ें ले लो लेकिन वतन के लिए कुर्बानी दो। और वतन के लिए दिए लोगों ने। 65 की वॉर में यही डिफेंस डे लाहौरियों ने अपने पूरे पाकिस्तान ने, लेकिन लाहौर में ज़्यादा, जब अनाउंस हुआ कि बॉर्डर पे खाना कम पड़ गया है, हमारी सप्लाई लाइन टूट गई है, इतना खाना भेजा था कि 3 घंटे में रेडियो पाकिस्तान पे वापस अनाउंसमेंट हुई भाई और जगह नहीं है खाना देने की। लोगों ने अपना जेवर उतार उतार के अयूब खान का जो वॉर फंड था उसमें पैसे जमा कराए थे। तो अवाम ने तो हर वक्त दिया है, लेकिन अब बेवकूफ़ बनना बंद करने का टाइम आ गया है। अब आप सिर्फ ये 2 बातें दिमाग में रखें, जब भी कोई बोले ना रिलीजन खतरे में, तो आप आसपास की स्टोरीज़ देखेंगे आसपास क्या चल रहा है। और जब भी कोई बोले कि मुल्क की इंटेग्रिटी खतरे में, सॉवरेनिटी खतरे में, तो आप देखेंगे आसपास का क्या सिनेरियो है। ये मुल्क का नाम लेके आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, या रिलीजन का नाम लेके आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो बस जिस दिन ये फाउंडेशंस ठीक हो गई, इंशाल्लाह हो जाएंगी। वो कितने वंडरफुल स्पीकर्स यार, वो जो यूथ की बात कर रहे थे कि प्रॉफिट ने क्या किया था, सिर्फ यंगस्टर्स को तो उठाया था बस। उन्होंने सिर्फ ज़ैद बिन साबित 10 साल के थे जो हदीस लिखते थे। हज़रत अली जब अपने ख़ानदान के सामने प्रॉफिट ने इस्लाम अनाउंस किया तो सारा ख़ानदान बैश कर रहा था, उनको गालियाँ बक रहे थे। हज़रत अली उस वक्त 12 साल के थे, खड़े हो गए पब्लिक के सामने, हाँ मैं मानता हूँ ये सच्चे रसूल है। 12 साल का बच्चा, ऐसा कॉन्फिडेंस, यूथ नहीं तो उठाया है। एंड समवन वाज टॉकिंग अबाउट सिस्टम की तुम बात कर रहे थे ना, ठीक है? आपको पता है खालिद बिन वलीद के बारे में ये इस्टेब्लिश हो गया कि यार खालिद होंगे तो हम मुसलमान जंग जीतेंगे, नहीं तो हम जंग नहीं जीत सकते। ये किसकी कैलिफेट चल रही थी? हज़रत उमर की। आपको पता है हज़रत उमर ने क्या किया? खालिद बिन वलीद जैसा अनडिफीटेड पॉपुलर मिलिट्री कमांडर
जिसको रोमन से लड़ने वाली मुस्लिम आर्मी भी मांग रही है और पर्शियन से लड़ने वाली भी मांग रही है। वो कह रहे हैं इधर दो, वो कह रहे हैं इधर दो। हज़रत उमर ने क्या फैसला किया? दोनों को नहीं मिलेगा, मिलिट्री कमांड से हटा दिया। उन्होंने बोला मुसलमानों का ईमान ख़राब हो रहा है, विक्ट्री सिर्फ खालिद की वजह से नहीं मिलती। यस, खालिद इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई भी होगा विक्ट्री मिलेगी बिकॉज अगर आपके अंदर पैशन होगा और अगर आपके जो यंगस्टर्स हैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। तो हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को इदारे से नहीं बड़ा होने दिया, इदारे से नीचे लेके आ गया कि भाई मिलिट्री का जो इदारा है वो ऊपर है, यस, इंडिविजुअल्स उसके नीचे। तो हमारे पास तो जब लेसन्स भी हैं, हमारे पास यूथ भी है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेशो कंट्रीज़ जहाँ पे यूथ का रेशो सबसे ज़्यादा है, लाइक इट्स अबव 65% और समथिंग। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। तो सब कुछ है, फिर भी लास्ट ईयर 10 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। तो कोई बात नहीं, चले, उनको भी हक बनता है, वो लोग परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए, डज नॉट मैटर, लेकिन हम लोग इधर ही हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और इसको जैसा तैसा है इसको फिक्स करना है। हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा? थैंक यू सो मच एवरीवन।